हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजन सीरीज़ के अंतर्गत दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, जो कि हम करा रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए। आज की इस वीडियो में हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक वॉच करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए बिना समय गवाए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, जंगम शब्द का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है पुष्ट, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है स्थिर, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है स्थावर, चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है पूर्ण। तो जंगम शब्द का विलोम शब्द पिछली वीडियोस में भी मैं एक बार आपको बता चुका हूँ। वहाँ हमसे पूछा गया था कि स्थावर शब्द का विलोम क्या होता है। तो पहले ऑप्शन के सही उत्तर की बात करें तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्थावर। यहाँ पर विकल्प में आगे पीछे गिनती हो गई है, लेकिन आपको याद रखना है कि जंगम का विलोम शब्द होता है स्थावर। जैसा कि हर बार मैं मेंशन करता हूँ, हर प्रश्न का उत्तर मैंने नीचे मेंशन कर दिया है, तो आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। पहले प्रश्न के बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, दिन का विलोम है। दिन का विलोम क्या होता है ये तो आप सभी को पता ही होगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है रात, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है समय, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है स्थिर और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है शाम। तो दिन का विलोम शब्द होता है रात। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रात। दिन का विलोम होता है रात। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, आनंद का पर्यायवाची है। तो आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है स्पृहा, दूसरा ऑप्शन प्रमोद, तीसरा ऑप्शन सहकार और चौथा ऑप्शन प्रमाद। तो आनंद शब्द के पर्यायवाची की बात करें तो आनंद शब्द का पर्यायवाची होता है प्रमोद। आनंद यानी कि खुशी और प्रमोद का अर्थ भी खुशी से ही रिलेटेड होता है। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपको विकल्पों सही से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ प्रमोद और प्रमाद दो दिए गए हैं, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर प्रमाद को टिक कराएंगे, इसलिए आपको विशेष तौर पर विकल्पों को पढ़ना है। इसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है हमें बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है महेश, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है देवासुर, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है पुरंदर और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है महिषुर। तो इंद्र शब्द के पर्यायवाची शब्द आप सभी को याद होने चाहिए, और इस शब्द के जो हमारे पर्यायवाची नहीं है हमें वह उत्तर में बताना है। तो बात करते हैं चौथे प्रश्न के सही उत्तर की। चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरंदर। पुरंदर शब्द हमारा इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी महेश, देवासुर और महिषुर ये तीनों ही शब्द हमारे इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। चौथे प्रश्न के बाद बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, तरंग का पर्यायवाची है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, विशेष तौर पर इसको करके जाना है, पेपर में आने की संभावना है। पहला ऑप्शन हमसे पूछा गया है काया, दूसरा ऑप्शन प्रतिकीर्ति, तीसरा ऑप्शन क्षीण और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है ऊर्मी। तो तरंग शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्मी। ऊर्मी शब्द हमारा तरंग का पर्यायवाची होता है। ऊर्मी का अर्थ भी तरंग से ही निकलता है। इसके बाद बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है, दास का पर्यायवाची है। दास शब्द हमें दिया गया है, इसका पर्यायवाची हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है सेवक, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है किन्नर, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है नायक और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है साथी। तो बात करें दास शब्द के पर्यायवाची शब्द की, छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेवक। दास शब्द का पर्यायवाची सेवक हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है।
तो स्पर्श व्यंजन मैं आप सभी को बता चुका हूँ अपनी क्लासेस के दौरान। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 24, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 21, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 23 और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 25। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? मैंने आप सभी को बताया था कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। तो बात करते हैं 7वें प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25। 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ण में 5-5 वर्ण दिए गए होते हैं। 5 हमारे वर्ग होते हैं जिसे हम का से लेकर माँ तक के वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। 8वां प्रश्न हमसे पूछा गया है विभावरी का पर्यायवाची शब्द है। तो विभावरी शब्द हमें दिया गया है, इसका पर्यायवाची हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है तपसा, दूसरा ऑप्शन है चंद्रिका, तीसरा ऑप्शन है तरणी और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है छड़दा। तो विभावरी शब्द का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा। बात करते हैं 8वें प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छड़दा। तो जो छड़दा शब्द होता है वो हमारा विभावरी शब्द का पर्यायवाची होता है। इसके बाद बात करते हैं 9वें प्रश्न के बारे में। 9वां प्रश्न हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि जो शब्द होता है उसके पर्यायवाची भी आपको याद करके जाना है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बार पेपर में अग्नि का पर्यायवाची शब्द ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि अग्नि का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। और हमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हम नहीं ना पढ़ करके सीधे पर्यायवाची शब्द लगाएंगे और हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है पावक, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है वैश्य वानर, तीसरा ऑप्शन अनिल और चौथा ऑप्शन कृषाणु। तो अग्नि शब्द का जो पर्यायवाची शब्द नहीं होगा तो वो हो जाएगा हमारा 9वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनिल। पावक भी हमारा अग्नि का पर्यायवाची होता है, वैश्वानर भी हमारा अग्नि का पर्यायवाची होता है और कृषाणु भी अग्नि का पर्यायवाची होता है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अग्नि का पर्यायवाची अनिल नहीं होता बल्कि अनल होता है, उसमें मात्रा नहीं होती, केवल अनल लिखा हुआ होता है, वो हमारा होता है अग्नि का पर्यायवाची शब्द। तो आपको ध्यान रखना है कि अनल होता है, अनिल हमारा अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। कतिपय का समानार्थी है। तो कतिपय शब्द हमें दिया गया है और उसका पर्यायवाची शब्द हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है शायद, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अनेक, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है कुछ और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है थोड़ा। तो बात करते हैं 10वें प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ। कतिपय का समानार्थी शब्द हो जाएगा कुछ। कतिपय का जो अर्थ निकलता है वो कुछ के रूप में निकलता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। इसके बाद बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। 11वां प्रश्न हमसे पूछा गया है अर्धविराम होता है। तो अर्धविराम के बारे में हमसे पूछा गया है कि अर्धविराम क्या होता है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है विस्मय का द्योतक, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है पूर्ण विराम से कम, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है प्रश्न का द्योतक और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है अवतरण का द्योतक। तो बात करते हैं अर्धविराम के बारे में। अर्धविराम क्या होता है, आइए देखते हैं 11वें प्रश्न का सही उत्तर। तो अर्धविराम जो होता है वो हमारा होता है पूर्ण विराम से कम, यानी कि जब हमें थोड़ी सी देर के लिए रुकना होता है तो वहाँ पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण विराम से कम। पूर्ण विराम का उपयोग हम जब हमें बिल्कुल ही ठहरना होता है, कोई बात हमारी कंप्लीट हो जाती है, तब करते हैं। और अर्धविराम का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें कुछ क्षण, एक क्षण के लिए रुकना होता है। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। 12वां प्रश्न हमसे पूछा गया है विराम का शाब्दिक अर्थ होता है। तो विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है थकान, दूसरा ऑप्शन है व्यायाम, तीसरा ऑप्शन है आराम और चौथा ऑप्शन है ठहराव। तो विराम शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें, 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर डी ठहराव। विराम का अर्थ होता है ठहराव, अर्थात ठहरना, मतलब कि रुकना। विराम का शाब्दिक अर्थ अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा ठहरना या फिर कहीं पर रुकना। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। पूर्ण विराम से अभिप्राय है। अब हमें पूर्ण विराम से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनमें से जो सही ऑप्शन है वो हमें चूज करके बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है बीच में रुकना, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है थोड़ी देर के लिए रुकना, और तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है पूरी तरह से रुकना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी मैंने कुछ ही देर पहले आपको बताया है कि पूर्ण विराम का प्रयोग हम कब करते हैं और अर्ध विराम का प्रयोग हम कब करते हैं। बात करते हैं 13वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूरी तरह से रुकना। जब हमारी बात पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। लघु का विलोम है। विलोम शब्द से क्वेश्चन है और हमें लघु शब्द दिया गया है, इसका हमें विलोम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है भारी, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है बड़ा, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है वजन, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है गुरु। तो लघु का विलोम क्या हो जाएगा, आइए बात करते हैं 14वें प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लघु का विलोम शब्द हो जाएगा गुरु। जैसा कि हम जब मात्राओं का प्रयोग करते हैं तो हम देखते हैं लघु का विलोम हो जाएगा गुरु। 14वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु। लघु का विलोम होता है गुरु। 14वें प्रश्न के बाद बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। 15वां प्रश्न हमसे पूछा गया है पर्वत का समानार्थी है, अर्थात पर्वत शब्द हमें दिया गया है और उसका समानार्थी शब्द हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है पादप, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है कूट, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है आगार, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है घन। तो पर्वत के समानार्थी शब्द की बात करें, 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूट। पर्वत का जो समान अर्थ पर्वत के अर्थ के रूप में जाना जाता है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कूट। इसके बाद बात करते हैं 16वें प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर हमें आकाश शब्द का पर्यायवाची जो नहीं है वो हमें बताना है, और आप तभी बता पाएंगे जब आपको सभी शब्दों के पर्यायवाची याद होंगे। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है पुष्कर, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है दिव्य, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है श्रांति, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है व्योम। तो बात करते हैं 16वें प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रांति। तो ये जो श्रांति शब्द होता है वो हमारा आकाश का पर्यायवाची नहीं होता, और पुष्कर, दिव्य और व्योम ये तीनों ही शब्द हमारे आकाश के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसके बाद बात करते हैं 17वें प्रश्न के बारे में। 17वां प्रश्न हमसे पूछा गया है नूतन का विलोम शब्द है। तो नूतन शब्द हमें दिया गया है और उसका विलोम शब्द हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है पुराना, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है पुरातन, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है नवीन, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है प्राचीन। तो नूतन शब्द के विलोम शब्द की बात करें, 17वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरातन। तो नूतन शब्द का विलोम शब्द होता है पुरातन, विशेष तौर पर याद कर जाना है। 17वें प्रश्न के बाद बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। या वर्ण है। तो 18वां प्रश्न वर्णमाला से पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है उत्क्षिप्त, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है संयुक्त, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अंतस्थ, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है ऊष्म। तो यहाँ बात करते हैं, मैंने आप सभी को अपने क्लासेस के दौरान बताया है कि या, रा, ला और वा ये चार हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो बात करें 18वें प्रश्न के सही उत्तर की, तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतस्थ। यह हमारा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। 18वें प्रश्न के बाद बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में। 19वां प्रश्न हमसे पूछा गया है भाषा शिक्षण के अंतर्गत
सुलेख से तात्पर्य है। तो जब भाषा का शिक्षण किया जाता है उसके अंतर्गत जब सुलेख शब्द आता है तो उसका तात्पर्य क्या होता है, आइए जानते हैं ऑप्शंस के माध्यम से। पहला ऑप्शन दिया गया है सुंदर लेखन, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है शीघ्र लेखन, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है देख कर लिखना और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है सुलेख शब्द लिखना। तो जब भी हम सुलेख की बात करें तो उसका तात्पर्य हमेशा निकलता है सुंदर लेखन, यानी कि सुंदर लेखन यानी कि सुंदर लिखना, अच्छी राइटिंग में लिखना। सुलेख का मतलब होता है अच्छी राइटिंग में लिखना। 19वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुंदर लेखन अर्थात अच्छा लिखना। अब बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में। 20वां प्रश्न हमसे पूछा गया है अंतस्थ व्यंजन की संख्या है। तो अभी पिछले ही क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपको बताया कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं और जो जो मैंने लिखे थे वही हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो मैंने लिखा था या, रा, ला और वा। तो हमारे अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए, 1, 2, 3 और 4। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या हो जाएगी हमारी 4। 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या हो जाएगी 4। अब बात करते हैं 21वें प्रश्न के बारे में। 21वां प्रश्न हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है। तो महाप्राण की ट्रिक मैंने आपको बताई थी 2,4, ये हमारी महाप्राण की ट्रिक हो जाएगी। आइए देखते हैं कि 21वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, हमें ऑप्शंस में दिए गए का, ठा, पा और फा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप पा और का हमारे पहले पहले होते हैं तो ये हमारे अल्पप्राण हो जाएंगे। तो आपको एक को रखना है और ये हमारा हो जाएगा 21वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए का। ये हमारा महाप्राण नहीं होता, ये हमारा अल्पप्राण होता है। अब बात करते हैं 22वें प्रश्न के बारे में। 22वां प्रश्न हमसे पूछा गया है कृश शब्द का विलोम है। तो जो कृश शब्द हमें दिया गया है हमें उसका विलोम बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है दृढ़, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है स्थूल, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है कठोर और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है मजबूत। तो कृश शब्द के विलोम शब्द की यदि हम बात करेंगे 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्थूल। कृश शब्द का विलोम शब्द होता है स्थूल। इसके बाद बात करते हैं 23वें प्रश्न के बारे में। 23वां प्रश्न हमसे पूछा गया है इनमें से भाषाई कौशल नहीं है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है लेखन, दूसरा ऑप्शन है गद्य, तीसरा ऑप्शन है पठन और चौथा ऑप्शन है वाचन। तो भाषाई कौशल के अंतर्गत जो नहीं आएगा 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गद्य। गद्य जो होता है वो हमारा भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता। भाषाई कौशल के अंतर्गत आते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो 23वें प्रश्न के बाद बात करेंगे 24वें प्रश्न के बारे में। 24वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, तो हमारे आज के बचे हुए प्रश्न 23 ही थे। तो 23 प्रश्न आपको कैसे लगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज हमारे राजन सीरीज़ के अंतर्गत हिंदी के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं ऐसी कामना करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब इसके बाद हम करेंगे बाल विकास की तैयारी। तो हिंदी कंप्लीट हमारी हो चुकी है, अति लघु और लघु, उसकी मैं आपको एक मैराथन क्लास पूरी बनाकर दे दूंगा। तो थोड़ी ही देर में आपको मिलेगी बाल विकास की क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की तैयारी आपको इसी चैनल पर कराई जा रही है। और कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलूंगा बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।